हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IAS चौपाल। भारतीय इतिहास के आज के इस खंड में हम बात करेंगे छठी ईसा पूर्व भारत की और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की। तो आइए देखते हैं छठी ईसा पूर्व का भारत और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। छठी ईसा पूर्व के भारत को दूसरी नगरीय क्रांति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दूसरी बार जो नगरों का निर्माण हुआ था वो इसी कालखंड में हुआ था। नगरीय क्रांति का प्रयोग सबसे पहले गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी बुक द अर्बन रिवॉल्यूशन में किया है। उन्होंने नगरीय क्रांति के लिए 10 प्रमुख तत्वों पर जोर दिया था, जिसमें था शासक वर्ग का उदय, धर्म, मुद्रा, व्यापार, लेखन और कर व्यवस्था। तो अगर हम इस काल के भारत को देखेंगे तो इसमें ये सारे तत्व उपस्थित मिलते हैं। और भी कुछ तत्व मिलते हैं जो कि हम देखते हैं इसमें। जो जनपद था वो महाजनपद में परिवर्तित हो गया था, नगरों का निर्माण शुरू हो गया था, राज्य का विस्तार शुरू हो गया था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में गंगा यमुना के दोआब और बिहार के आसपास का क्षेत्र था जिनमें ये सारे तत्व दिखाई देता है। जो नगर निर्माण के सारे तत्व इनमें दिखाई देता है। लोहे की प्रचुरता के कारण और गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान होने के कारण कृषि में क्रांतिकारी बदलाव आ गया था, क्योंकि लोहे की वजह से कृषि के लिए बहुत सारे औजार विकसित हो गए थे और उपजाऊ मैदान होने से उपज भी बढ़ गई थी। इस वजह से इनका जनजीवन काफी समृद्ध हो गया था। अब लोहे का प्रयोग कृषि में होने के साथ साथ हथियारों के निर्माण में भी होने लगा था। इससे क्षत्रिय वर्ग भी सशक्त हो गया था और शासक वर्ग का उदय हो गया था। धर्म का प्रचलन भी देखने को मिलता है। मुद्रा का प्रचलन भी शुरू हो रहा है। व्यापार और वाणिज्य का विकास भी हो रहा है, क्योंकि जब आपके पास कृषि के लिए बहुत सारे उत्पादन उपलब्ध थे तो व्यापार वाणिज्य का शुरू होना स्वाभाविक था। लेखन कला का भी विकास हो रहा है और फिर व्यवस्थित कर व्यवस्था भी यहां पर देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं महाजनपदों के उदय को। तो जैसा कि हमने वैदिक काल में देखा कि कबीला परिवर्तित होकर जन में बना था। कबीला बहुत सारे कबीले मिलकर एक जन बन गए थे वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे जनों को मिलाकर एक जनपद बन गया था। और 600 ईसा पूर्व में बहुत सारे जनपद मिलकर एक महाजनपद बन रहा है। इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन आता है। बौद्ध ग्रंथ जो है वो अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार इस समय भारत में 16 महाजनपद थे। जैसा कि हम लोग मैप में देख सकते हैं, कुरु, मत्स्य, अवंती, वत्स, काशी, मगध, वज्जी, कौशल, ये सारे महाजनपद थे। इन्हें हम एक एक करके देखते हैं। काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, अभी हम आधुनिक भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अभी का वाराणसी का जो क्षेत्र था वो काशी महाजनपद कहलाता था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी, अभी वर्तमान अयोध्या उसका स्थान है। अंग की राजधानी चंपा थी, वर्तमान का भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र। मगध की राजधानी राजगृह या ग्रीवरज थी, वर्तमान दक्षिणी बिहार का क्षेत्र। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, उत्तरी बिहार और आधुनिक पसाड़ मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। मल्ल की जो राजधानी थी वो कुशीनगर और पावा। अभी जो आधुनिक भौगोलिक स्थिति की बात करें तो गोरखपुर और देवरिया का क्षेत्र, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वो मल्ल महाजनपद में आता था। चेदी की राजधानी सोत्थिवती थी, वर्तमान बुंदेलखंड का इलाका। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, वर्तमान प्रयागराज। पांचाल की राजधानी, जो कि उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। अहिछत्र जो है वर्तमान रामनगर का क्षेत्र यूपी का, और काम्पिल्य जो है फर्रुखाबाद यूपी का क्षेत्र। मत्स्य की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी, और उसकी आधुनिक भौगोलिक स्थिति की बात करें तो राजस्थान का जयपुर, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र। शूरसेन की बात करें तो इसकी राजधानी मथुरा थी, आधुनिक ब्रजमंडल। अश्मक की राजधानी पोतना थी। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था।
ये गोदावरी नदी तट के तट पर स्थित था। तो इसे हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती में थी, और जो वर्तमान का मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, वर्तमान का पेशावर और रावलपिंडी पाकिस्तान का। कुरु इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, वर्तमान का मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा क्षेत्र है। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी, जो कि वर्तमान में कश्मीर का क्षेत्र है। मल्ल जो महाजनपद था वो एक खास महत्व रखता है क्योंकि यहाँ पर बुद्ध और महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ था, बुद्ध का कुशीनगर में और महावीर का पावा में, जिसे हम विस्तार से देखेंगे जब हम धार्मिक आंदोलन वो चैप्टर में हम बुद्ध और महावीर को विस्तार से देखेंगे। इससे एक प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी प्री में 2017 में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी बुंदेलखंड में, डी रोहेलखंड में। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि मत्स्य जो था वो राजस्थान का क्षेत्र था, आधुनिक जो जयपुर अलवर का क्षेत्र था वो, इसलिए जो सही उत्तर है वो है बी। अब आते हैं मगध के उत्कर्ष की तरफ। तो मगध के उत्कर्ष के बारे में जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये काफी उपजाऊ मैदान क्षेत्र था और कृषि में लोहे की उपलब्धता आ गई थी, कृषि में उत्पादन बढ़ गया था, वन क्षेत्र भी अच्छा था, हाथियों की उपलब्धता थी, खनिज संसाधनों की भी उपलब्धता थी और इस वजह से व्यापार की अनुकूलता भी वहां पर देखने को मिलती है, जो कि ये सारे कारक थे मगध जैसे शक्तिशाली राज्य के उदय के लिए। अब भौगोलिक स्थिति की बात करें तो उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक का क्षेत्र मगध के अंतर्गत आता था। इसके एक्सपेंशन को हम देखें तो जो भी ग्रे एरिया में है, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा, राजगृह, कौशाम्बी, विदिशा, उज्जैन, ये सारे मगध का एक्सपेंशन है। तो ये काफी शक्तिशाली और बड़ा राज्य हुआ करता था। जैसा कि हमने बताया 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था और समृद्ध जनपद था। इसकी स्थापना बृहद्रथ के द्वारा बताई जाती है, जो कि शक्तिशाली राजा जरासंध महाभारत काल का उसके पिता थे। प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी, जो कि बाद में राजगीर बना। इसने जो है बाद में कौशल, वत्स और अवंती को भी अपने में मिला लिया था। प्रमुख राजवंश की बात करें तो हर्यंक वंश, जिसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, इसे 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। पितृहंता वंश इसलिए क्योंकि इसके सारे जो भी राजा बने वो अपने पिता की हत्या करके वो राज सिंहासन पर बैठा, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। इसकी राजधानी राजगृह थी, जिसे गिरिव्रज कहा गया है। बिंबिसार, जिसे हर्यंक वंश का संस्थापक कहा जाता है, 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। इसे मगध का भी वास्तविक संस्थापक कहा गया है। इसने विवाह संबंधों द्वारा अपने राज्य को सशक्त बनाया था। इसने चेलना, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी, उसके साथ महाकोशला, जो कि कौशल राज की पुत्री थी, उसके साथ और प्रसेनजित की बहन थी, और क्षेमा, जो कि मद्र राजकुमारी थी, इन तीनों से विवाह संबंध स्थापित किए थे। इस वजह से उसने एक राजनीतिक शक्ति हासिल की थी। राजगृह नगर की स्थापना का श्रेय भी बिंबिसार को जाता है। इसने अंग देश को जीता था, अवंती राज्य से मित्रता की थी और अपने राज्य वैद्य जीवक को वहां पर भेजा था। तो जीवक जो राज्य वैद्य था वो था बिंबिसार का। यह बौद्ध और जैन दोनों मतों का पालन करता था। अब इससे एक प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी 2011 में, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगिरी या गिरिव्रज, डी चंपा। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो मगध की प्रारंभिक राजधानी है वो है राजगृह। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी।
एक और प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी प्री 2016 में, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ए बिंबिसार, बी चंद्रप्रदोत, सी प्रसेनजित, डी उदयन। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो जीवक राज्य वैद्य था बिंबिसार का, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए। अब इसके अगले शासक की ओर हम आते हैं, अजातशत्रु। इसने अपनी पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा। इसका जो काल है वो 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक का है। इसने काशी और वज्जी को मगध में मिलाया है। इसने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में इसी के शासनकाल में हो रहा है, जो कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो राजगृह में अजातशत्रु के काल में हो रहा है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। ये अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया। जैसा कि हमें पता है कि इसके सारे जो भी राजा थे वो अपने पिता को मारकर राज सिंहासन पर बैठ रहे हैं, इसलिए इस वंश का नाम ही पितृहंता वंश है। यह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन जो कि अजातशत्रु की हत्या करके ये सिंहासन पर बैठ रहा है 460 ईसा पूर्व में, और इसका शासनकाल 444 ईसा पूर्व तक है। इसने पाटलिपुत्र, जिसे कुसुमपुर भी कहा जाता था, उसकी स्थापना की थी, और इसने अपनी राजधानी राजगृह से फिर पाटलिपुत्र को स्थानांतरित की थी। मतलब राजगृह से पाटलिपुत्र को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। कहा जाता है कि इसके पुत्र नागदशक, जो कि उदयन के बाद गद्दी पे बैठा, उसके अमात्य शिशुनाग ने उसे पद से हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। इससे एक प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी 2011 में कि अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि अजातशत्रु के वंश का नाम वो हरण्यक वंश था, जिसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो है बी। अब देखते हैं शिशुनाग वंश, जो कि 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक का है। इसके जो प्रमुख शासक थे शिशुनाग, जो कि 412 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक था, इसने अपनी राजधानी वैशाली हस्तांतरित की। उदयन ने राजगृह से पाटलिपुत्र किया था, और फिर इसने शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी बनाई। इसने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया। इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। तो पहली बार प्राकृतिक मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो है वो गद्दी पर बैठा है। अब तक हम देखते आ रहे थे कि पुत्र पिता को मारकर गद्दी पर बैठ रहा था। अब कालाशोक का जो कालखंड है वो 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक है। इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया, जो कि फिर से वापस वैशाली से पाटलिपुत्र इसने अपनी राजधानी बना ली। इसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हो रहा है वो वैशाली में कालाशोक के कालखंड में। अब आते हैं नंद वंश, जो कि 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक का शासन था। काफी इनफेमस रहा है नंद वंश। इसके जो संस्थापक थे वो महापद्मानंद थे। इसने पहली बार कलिंग को जीता था, जिसका उल्लेख खारवेल ने अपनी हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। व्याकरणाचार्य पाणिनि जो थे वो इसके समकालीन थे। धनानंद महापद्मानंद का पुत्र था और सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का आक्रमण इसके कालखंड में ही 326 ईसा पूर्व में हो रहा है, जो कि पश्चिमोत्तर भारत में हो रहा है। वो मगध तक नहीं पहुंच पाया था, वो झेलम नदी को पार नहीं कर पाया था। लेकिन जो कालखंड था वो धनानंद का कालखंड ही था, जिसमें सिकंदर का आक्रमण हुआ है। ये काफी शोषण करने वाला राजा माना जाता था। टैक्स इसने बहुत लगा रखे थे, बहुत ज्यादा कर से जनता जो थी वो बहुत असंतुष्ट थी, और इसी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य कौटिल्य की सहायता से इसको मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। कौटिल्य भी अपने अपमान का बदला चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा धनानंद से लिया है, जिसे हम आगे विस्तार से देखेंगे। नंदवंश जैन मत के पोषक थे। वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन जैसे विद्वान इसी के काल में थे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर सीरीज, जिसमें हमने डिस्कस किया इंडिया इन द 6th सेंचुरी BC और मगध साम्राज्य का उद्भव।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियोज़. Thank you so much. Thank you for watching.